खबरों की करते हैं शुरुआत। जयपुर नगर निगम ने उत्कर्ष कोचिंग संस्थान की बिल्डिंग को गैस लीक मामले की जांच पूरी होने तक सील कर दिया है। नगर निगम ने यह फैसला फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी कि एफएसएल के साथ बिल्डिंग की शुरुआती जांच के बाद लिया है। अब नगर निगम की टीम ये जांच करेगी कि कोचिंग संस्थान ने किन नियमों की अवहेलना की है। वहीं एफएसएल की टीम यह जांच करेगी कि आखिरकार वो कौन सी गैस थी जिसकी वजह से बच्चे बेहोश हुए और वो गैस कहां से आई। आपको बता दें कि रविवार शाम को उत्कर्ष कोचिंग में सीवरेज लाइन से उठी बदबू से स्टूडेंट बेहोश हो गए थे। वहीं डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने कहा है कि ये घटना कल मेरे संज्ञान में आई। वो बच्चे अब स्वस्थ हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हम कोई भी चीज बर्दाश्त नहीं करें। जो घटना हुई है उसकी समीक्षा जांच कर कार्रवाई की जा रही है। तो उत्कर्ष कोचिंग का ये पूरा मामला जहां पर बच्चे बेहोश हो गए थे, अब एफएसएल की टीम भी कार्रवाई कर रही है। लगातार फॉरेंसिक टीम कोचिंग संस्थान जाकर जांच पड़ताल करती हुई नजर आई। तो उसके बाद से कोचिंग को सील कर दिया गया है। पुलिस मौके पे गए थे, वहाँ मौका मुआयना भी किया था। वहाँ कोई ऐसी गैस, वहाँ जरूर गटर की बदबू जरूर आ रही थी, क्योंकि वो क्लासरूम काफी बड़ा है। तो हो सकता है कि बच्चों को सफोकेशन से और गटर की बदबू आने से बच्चे बेहोश हो गए। हाँ, वो किचन जो वेस्ट है, मतलब कुल मिला के किचन में तड़का लगा, उसकी गैस भी खींच लिया। अच्छा, पुलिस मौके पे गए थे, वहाँ मौका। ये कल मेरी नॉलेज में कल आया। निश्चित रूप से हमारे बच्चे जो है अब स्वस्थ है, वो उनको हॉस्पिटलाइजेशन कराया गया, वहाँ ठीक है। लेकिन जो ये घटनाक्रम हुआ वो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को कहीं भी स्वास्थ्य से हम कोई भी चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनका स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए हम सारी चीजें व्यवस्थित तरीके से, चाहे कोचिंग हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे कि स्कूल हो, उनमें हमारे बच्चों को अच्छा एनवायरनमेंट मिले। लेकिन जो घटना हुई है उस घटना की हम समीक्षा और जांच कर रहे हैं। एक कमेटी बना के निश्चित रूप से उसकी जांच करेंगे। जो भी कमी खामी रही है, जो भी गलती हुई है, उसके बारे में जो भी निर्दोष उसमें पाए जाएंगे या गलती होगी उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी कुलदीप सैनी जयपुर से जुड़ चुके हैं। कुलदीप, नगर निगम उत्कर्ष कोचिंग संस्थान की बिल्डिंग में गैस लीक होता है, बच्चे बेहोश हो जाते हैं, फिर एफएसएल की टीम वहां मौजूद होती है, पहुंचती है, फॉरेंसिक जांच की जाती है। जांच में अभी तक क्या कुछ पता चला है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, राजस्थान में लगातार घटनाक्रम हमने देखा कि कोचिंग संस्थानों के निर्माण से लेकर जब ऐसे अनियमितताएं पाई गई है तब ऐसे घटनाक्रम होते रहे हैं। हालांकि अभी तक जैसे के इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं तो एफएसएल ने सिर्फ नमूने लिए हैं। अभी तक जांच में कोई स्पष्टीकरण नहीं हुआ है कि आखिरकार ये जो घटना घटी है वो किस वजह से हुई है। राजस्थान पुलिस ने उस पूरी बिल्डिंग को सीज किया हुआ है। नगर निगम के उपायुक्त वहां पर खुद पहुंचे, वहां पर बिल्डिंग को सीज किया है। सबसे बड़ी बात इस पूरे घटनाक्रम की ये है कि ये जो कोचिंग संस्थान है वो बड़े नामचीन लोगों के नाम है, जिसके चलते पूर्ववर्ती सरकारों का इनको अच्छा समर्थन रहा है। और हमने देखते हैं कि जब बयान इनके आए, अशोक गहलोत के बयान आए, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बयान आता है, अशोक गहलोत के बयान आते हैं, उनमें किसी कोचिंग संस्थान का नाम नहीं है, उन्होंने लिखा है एक निजी संस्थान। तो इस पूरे मामले को लेकर अभी सरकार और प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा खुलकर बोलने में अभी किसी तरह का कोई रुख नहीं दिखा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अभी किसी मुख्यमंत्री जांच के आदेश दे दिए हैं, कमेटी बनाई गई है, लेकिन अलग अलग अधिकारियों के अलग अलग बयान अगर आप देखेंगे, एसएचओ के बयान सुनेंगे तो उन्होंने कहा कि सब्जी का तड़का लगा है, शायद उसकी जो सौगंध आई तो शायद उस वजह से बच्चों में बेहोशी छा गई। डीसीपी कहते हैं कि कुछ ऐसा हुआ होगा कि वहां से सिविल लाइन से जहरीली गैस निकल के आएगी। और वहीं दूसरी ओर एफएसएल की टीम कह रही है या फिर नगर निगम के आयुक्त कह रहे हैं कि यहाँ बच्चे ने किसी ने स्प्रे कर दिया है और वो जहरीला स्प्रे है, इस वजह से बच्चे बेहोश हो गए। बिल्कुल, बताइए, तमाम एंगल है कुलदीप जो भी प्रशासन देखने पर मजबूर हो चली है। किस एंगल से जांच की जा रही है कि किसी छात्र ने संस्थान में कोई स्प्रे कर दिया होगा, किचन में कुछ बन रहा होगा इसकी वजह से, या फिर वही सीवरेज वाली कहानी? किस एंगल से पुलिस प्रशासन जांच कर रही है? देखिए, जांच का अभी तक कोई एंगल प्रशासन ने नहीं लिया है, क्योंकि हाल फिलहाल में कोचिंग संस्थान के जो जोधपुर के ऑनर है उनका बयान आया। उन्होंने कहा कि कोचिंग में जिस समय गैस का रिसाव हुआ, जब दुर्गंध आई तो तकरीबन उस समय
बच्चे बैठे हुए थे क्लासरूम में। 300 बच्चों में से 290 से ज्यादा बच्चों को बाहर निकाला गया। अब सिर्फ 10 से 80 तो बेइज्जती की हालत में चले गए हैं। तो फिलहाल कोचिंग पक्ष अपनी बात कह रहा है। वो कह रहा है कि एसी की काटे से, एसी के जब एसी चला हुआ था, इससे ज्यादा संख्या में बच्चे बैठे हुए थे, तो एसी में किसी तरह की बदबू आने की वजह से और गैसों का रिसाव होने के चलते घटनाक्रम हुआ है। लेकिन अभी तक जांच का विषय ये है कि आखिरकार जिस बिल्डिंग में निर्माण किया गया है, इन बिल्डिंग की अनुमति दे कौन रहा है? नगर निगम के ऊपर भी सवाल खड़ा हो रहा है, प्रशासन के ऊपर भी है। क्योंकि इस तरह की जब बिल्डिंग में ऐसा हादसा होता है, हमने देखा कि जयपुर में बारिश के दिनों में एक बेसमेंट में पानी भर गया जहाँ पर बच्चों की मौत हो गई, उसमें भी प्रशासन ने कुछ नहीं किया। तो जब बच्चों के भविष्य के साथ साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनके सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो आखिरकार प्रशासन इस मुद्दे को लेकर गंभीर क्यों नहीं है? अभी तक एफएसएल ने सिर्फ जांच के नमूने लिए हैं, सिर्फ नमूनों के आधार पर वो जांच चलेगी, लेकिन पुख्ता अभी तक ये नहीं है। बच्चों से बात की मीडिया ने, तो बच्चे भी कहना है कि उनको एकाएक मालूम ही नहीं चला, बैठे बैठे उनके दम घुटने लगा और सांसें रुकती गई, इसकी वजह से वो बेहोशी। क्योंकि उस कोचिंग में 300 बच्चे मौजूद थे उस वक्त, जैसा कि आप बता रहे हैं कुलदीप। तो बच्चे जो वहाँ पे जश्नदीद है, उनका क्या कुछ कहना है? आखिर ये बदबू कहाँ से आ रही थी और बदबू किस चीज की थी? वो क्या कह रहे हैं इसको लेकर? देखिए, बच्चों को अभी साफ तौर पर इस बात को वो भी स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि वो बदबू किसकी थी। अलग अलग जब एंगल से पता किया जा रहा है, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि बदबू सेवरेज की गंध जैसी थी, कोई बच्चे कह रहे हैं कि एसी के जो हवा, जो वहाँ से एयर कंडीशनर से जो हवा आ रही थी, उसके साथ वो मिली हुई थी। अगर लीकेज है बिल्डिंग के अंदर, एसी प्लांटेज में लीकेज था, तो वो लीकेज क्यों था और वहां पर ऐसा क्या, ऐसी कौन सी गैस रिसाव हो गई जिससे उस एसी के पाइपलाइन के माध्यम से जो जहरीली गैस है वो बच्चों तक पहुंची। 300 बच्चे वहां पर मौजूद थे। सबसे बड़ी बात कि वो 10 बच्चे ही बेहोश क्यों हुए? क्या 300 बच्चे इतनी फटाफट वहां से निकल गए कि उन्हें कुछ को नहीं हुआ? तो जांच का विषय जरूर, जैसा उपायुक्त ने कहा कि हो सकता है जब बच्चे वहां पर बैठे हो, किसी बात को लेकर उनमें विवाद हुआ और एक बच्चे ने वहां को स्प्रेड कर दिया हो, कुछ वहां पर छिड़काव किया हो, जिसकी वजह से कुछ बच्चे बेहोश हो गए। तो यानी प्रशासन की तरफ से तमाम एंगल से जांच की जा रही है। एफएसएल की टीम भी वहां पहुंचती है। अब हालांकि संस्थान को सील कर दिया गया है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। कुलदीप, अभी बच्चों के हालात कैसे हैं जो इस घटना में जो हॉस्पिटलाइज हो गए थे, उनके हालात कैसे हैं? अभी क्या बताया जा रहा है? देखिए, 2 बच्चे अभी क्रिटिकल वार्ड में हैं, उनको ऑब्जर्वेशन में रखा है। उनकी तबीयत थोड़ी नासाज है और साथ की जो परेशानी थी उनको वो काफी अभी तक सुधार है, लेकिन अभी भी उनको क्रिटिकल वार्ड में रखा गया ताकि कोई अनहोनी ना हो। इससे बचाव के लिए उन पर खास फोकस किया जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं कि चिकित्सा व्यवस्था उनके लिए पूरी हो, लेकिन जो बचे हुए 8 बच्चे हैं उनकी सेहत में सुधार है और वो अभी भी अस्पताल के वहीं पे रखवाया गया है, क्योंकि अभी जब पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है, जांच पड़ताल में और चीजें खुलकर सामने आएगी, तो हो सकता है किसी और एंगल से इसके जो नमूने है वो खुलकर सामने आ सकते हैं। अभी तक कोचिंग प्रशासन का कुछ नहीं कहना है। पुलिस की ओर से भी सिवाय बिल्डिंग में जो नमूने लिए गए हैं वो भी पूर्ण नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि कुछ तस्वीरें ऐसी भी आई जहाँ पर कोचिंग संस्थान के एसी के ऊपर सीधे दौड़ते हुए नजर आए। तो गंदगी का आलम तो है कोचिंग में। इस बात को तो है कि जो मापदंड थे उन मापदंडों पर खरी नहीं उतर रही है और लिहाजा यही वजह रही है कि इतने बड़े पैमाने पर जब 300 बच्चे वहां बैठे हैं तो इतनी बड़ी लापरवाही एक कोचिंग संस्थान के बच्चों के भविष्य के साथ साथ उनके हेल्थ को लेकर भी है, जिससे लेकर अब जांच कमेटी बनाई गई है और साथ ही अलग अलग कुलदीप, अब सीएम ने भी जांच के आदेश दिए हैं, जांच की जा रही है। एफएसएल की टीम भी वहां मौजूद होती है, नमूने लिए जाते हैं। अब देखिए जांच के बाद क्या कुछ खुलासे होते हैं, देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया कुलदीप आपका इन तमाम जानकारियों की। तो कोचिंग क्लास में अचानक से गैस लीक होती है। हालांकि अब एफएसएल की टीम वहां पहुंचती है, जांच पड़ताल करती है, नमूने लिए जाते हैं और अभी उस संस्थान को सील कर दिया गया है। उत्कर्ष कोचिंग सेंटर जहां का ये पूरा मामला है। 300 बच्चे उस वक्त मौजूद थे जब ये घटना हुई। कई बच्चे अभी भी हॉस्पिटलाइज है, यानी कि अस्पताल में हैं और उनका इलाज जारी है। कुछ की सिचुएशन अभी क्रिटिकल बताई जा रही है। खबरों बढ़ते आगे। विधानसभा के सत्र में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को जमकर घेरा। विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए जमकर बरसते हुए नजर आए। उन्होंने 1982 के दंगों से लेकर
आज तक प्रदेश में हुई घटनाओं का जिक्र करते हुए सपा को निशाने पर लिया। सीएम योगी ने बहराइच और संभल की घटनाओं पर भी जवाब देते हुए कहा कि संभल में हिंसा वर्चस्व की लड़ाई है, तो वहीं वो अपने बटेंगे तो कटेंगे बयान को भी दोहराते हुए नजर आए। विधानसभा में क्या कुछ कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने, सुनिए। कि अगर संभल के बारे में हम जब बात करते हैं महोदय, एक लंबा सिलसिला है इस संभल का, और अगर मैं संभल की जब चर्चा करता हूं तो संभल में कैसे माहौल खराब किया गया वहां पे। ये संभल में दंगों का जो इतिहास है 1947 से ही प्रारंभ होता है। 1947 में एक मौत होती है, 1948 में 6 लोग मारे जाते हैं, 1958 में भी दंगा होता है, 1962 में भी दंगा होता है, 1976 में भी 5 लोगों की मौत वहां पर हुई थी, और 1978 में 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया था। 184 हिंदुओं को हत्या हुई थी, हिंदुओं की हत्या हुई थी, और जलाया भी गया था, और 184 हिंदू मारे गए थे वहां। 184। मैं वही तो कह रहा हूं ना, आप उस सच को स्वीकार नहीं करेंगे, आप उस सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे, और लगातार कई महीनों तक वहां कर्फ्यू था। 1980 में फिर दंगा हुआ था, एक मृत्यु हुई। 1982 में फिर दंगा हुआ, एक मृत्यु हुई। 1986 में 4 लोग मारे गए, और 1990 फिर 1992 में 5 मौतें हुई, 1996 में 2 मौतें हुई। ये लगातार ये सिलसिला चलता रहा 1947 से लेकर के अब तक। 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या वहां हुई है संभल के अंदर, 209 हिंदुओं की, और एक भी बार किसी ने उन निर्दोष हिंदुओं के लिए कभी 2 शब्द नहीं कहे, उनके प्रति, उन परिवारों के प्रति संवेदना के शब्द नहीं कहे। महोदय, जो आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, ये लोग कभी भी उन निर्दोष हिंदुओं के बारे में कभी 2 शब्द नहीं कहे। वहां पर 1978 में जो दंगा हुआ था महोदय, किस प्रकार की स्थिति थी। एक वैश्य जिसने सबको उधार दे रखा था पैसा, और उस बात को मानता था कि साहब मैं तो सबको पैसा देता हूं, मेरे यहां तो सब व्यवसाय के साथ जुड़े हुए हैं। अगल बगल के हिंदू दंगा होने के बाद उनके घर में इकट्ठे होते हैं। इकट्ठा होने के बाद उनको घेर लिया जाता है। घेरने के बाद वो बोलते हैं, भाई आप हमें क्यों घेर रहे हैं? कहा जाता है, नहीं, क्योंकि तुम इन हाथों से पैसा मांगोगे, इसलिए उनके हाथ काटे जाते हैं, फिर उनके पैर काटे जाते हैं, और फिर उनका गला रेंद करके हत्या होती है। ये लोग सौहार्द की बात करते हैं, शर्म नहीं आती इन लोगों को सौहार्द के बारे में चर्चा करने में। 1978 से जो मंदिर आज निकल रहा है, 1978 से इन लोगों ने कभी खोलने नहीं दिया उस मंदिर को, जो आज बजरंगबली का मंदिर निकल रहा है, जो वहां पर आज 22 कुएं किसने बंद किए थे? इन 22 कुओं को भी वहां पे बंद किया गया, और वहां का माहौल इतना तनावपूर्ण किसने बनाया था? ये पत्थरबाज कौन थे? एक भी गिरफ्तारी बिना साक्ष्य के नहीं हो रही है। और याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा,
उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है, एक भी नहीं बचेगा। वहीं विधानसभा में संभल हिंसा पर चर्चा हुई। संभल पर बोले समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद। संभल के साथ ज्यादती हुई है, इकबाल महमूद का ये बयान है। सब लखनऊ से कंट्रोल किया जा रहा है, इकबाल का ये बयान है। संभल में अधिकारी कुछ नहीं कर सकते, तो सियासत के चक्कर में मुसलमानों को दूर किया गया है। विधानसभा में संभल हिंसा पर चर्चा के दौरान ये कहा जाता है प्रदेश में अमन शांति बनाए रखे, बीजेपी ये सब करके राजनीति का फायदा लेना चाहती है। सपा विधायक इकबाल महमूद का ये बयान है। तो संभल के साथ ज्यादती हो रही है, इकबाल महमूद ने ये बयान दिया है। संभल मुद्दे पर आज चर्चा हुई थी। के अंदर हमारा सांसद रहता पूरा का पूरा घेराव कर दिया, बिजलियां काट डाली, सब कुछ कर दिया। आप जवाब एक मिनट, माननीय अध्यक्ष जी, मैंने मना किया नहीं बोले। जहां तक मंदिर की बात है, अगर मंदिर का कोई वहां के पुजारी ये कह दे कि ये मंदिर जो है इसके ऊपर किसी ने ईंट लगाई हो, कोई ईंट छुई तक हो, कंक्रीट छुई हुई हो, आज वो मंदिर उसी हालत में बना है जिस हालत में था वो। वहां के लोग जो उसको बनाने वाले हैं, उसकी चाबी जिनके पास है, वो चाबी आज उसी ताले की चाबी उनके पास है, उसी से खोला गया। जब मंदिर को खोला गया तो उसके अंदर जो मूर्तियां रखी थी उसी एज इट इज वैसी रखी हुई है। एक भी कोई भी मूर्ति का खंडन नहीं हुआ, कहीं नहीं खंडित हुई। मान्यवर वहां के लोगों ने ये कहा कि हमारी आबादी इस जगह कम थी, हम 20, 25, 30 घर हैं यहाँ पर, बाकी सब मुसलमानों को, हमें मुसलमानों ने परेशान नहीं किया, मगर हमारे दिल के अंदर डर था, इस वजह से हम यहाँ से चले गए। वो संभल से बाहर नहीं गए मान्यवर, वो संभल से बाहर नहीं गए, संभल के अंदर ही रहे वो। और मंदिर के अंदर जाकर के बाद में उन्होंने डीएम को भी यही स्टेटमेंट दिया और प्रदेश को भी यही स्टेटमेंट दिया कि हमें किसी ने भगाया नहीं है, हमें किसी ने कहा। जिस हालत में मंदिर आज था उसी हालत में आज खड़ा है मान्यवर। उसके अंदर चढ़ावा आया, सिक्के मिले उसके अंदर, उतने पुराने सिक्के भी मिले, और उसको ये बताया जा रहा है किस तरह से आपको भ्रमित किया जा रहा है मान्यवर। मुख्यमंत्री जी आप भ्रमित न हो, वास्तविकता देखिए, मंदिर आज भी उसी हालत में है जिस हालत में वो था। 2006 तक उसके अंदर पूजा हुई है। वहां के लोग खुद कहते हैं जो पूजा करने वाले हैं, किसी ने कुछ नहीं कहा, अपनी मर्जी से गए। हमने अपने मकान बेच दिए यहाँ के, घबराहट रहती थी दिल के अंदर, इस वजह से भेज दिए, कोई चीज ने हमें बताया नहीं। और इसको पूरा का पूरा राजनीतिक रूप दिया जा रहा। मैं समझता हूं, देखिए मैं जीत कर आता हूं, मेरा 7वां टाइम है, मुझे हिंदू मुसलमान सपोर्ट देता। वहीं कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा लिया, जहां पर उन्होंने संभल मुद्दे पर चर्चा की। राजा भैया ने कहा कि सदन में जो तथ्य रखे गए वह आपत्तिजनक है। क्या कुछ कहा, सुनिए। तो इस सदन का एक क्राइटेरिया, एक मापदंड क्या ये तय मान लिया जाए कि जहां हिंदू अधिक है वहां हिंदू विधायक को ही जीतना चाहिए, मुस्लिम विधायक सिर्फ वहीं से जीतना चाहिए जहां मुस्लिम की आबादी 50% से अधिक है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये मान लिया जाए कि वोटों की लूट हो रही है या विधायक लुटेरा बन के वोट को लूट करके जीत करके आया है, बेईमानी से आया है। तो श्रीमान ये तो इन शब्दों को कार्रवाई से हटाया जाना चाहिए, ये सदन के विधायक का अपमान है। और एक बात और कही गई कि सर्वे शांतिपूर्ण चल रहा था। एक हिंदू होने के नाते, एक सनातनी होने के नाते माननीय अध्यक्ष जी, हम तो ये कहते हैं कि न्यायालय किसी भी मंदिर पर सर्वे का अगर कोई आदेश करती है तो मैं नहीं समझता कि किसी भी सनातनी, किसी भी हिंदू को कोई आपत्ति होगी। हमने किसी के धर्मस्थल तोड़ के अपने धर्मस्थल नहीं बनाए। करें जहां करना हो सर्वे करें, हम कभी गुम्मा अद्धा नहीं चलाएंगे, हम पत्थरबाजी, हम न्यायालय के निर्णय का सम्मान करेंगे। तो शासन का काम, प्रशासन का काम तो न्यायालय के निर्णय को लागू कराना होता है। इस सदन फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।